अब प्लाज्मा का जो 55% पोर्शन बनाता है वाटर, आपने देख लिया। सॉलिड पार्ट में इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है वो देख लिए। अब इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट में अपन को बात करनी है, क्या क्या इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है एज अ सोल्यूट, वो क्या क्या होता है, वो आप हेडिंग बना लो, या फिर आपने जो चार्ट बनाना शुरू किया था उसी में आप ये नोट करो। हाँ, ये परसेंटेज जरूर ध्यान रखना, परसेंटेज को। पहला जो इसका कंपोनेंट है ऑर्गेनिक का, विटामिन्स होते हैं। जितने भी आपको विटामिन्स आप खाते हो वो डिसॉल्व्ड स्टेट में इधर आपके प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं, वो भी इनका सिंपल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिसॉल्व नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूट्रिएंट के बाद इनके ब्लड में आपके जो एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो भी डिसॉल्व होते हैं। एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का नाम बोलो। एक आपने पढ़ा हुआ है क्या, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये डिसॉल्व होगा इसी प्लाज्मा में ही। एंड इसके साथ साथ आप जो ब्लड का एक काम है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, तो ये हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है, और हॉर्मोन्स भी आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, तो हॉर्मोन्स भी इसी में डिसॉल्व होते हैं। एंड इनमें कुछ, वैसे तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट वर्ड लिखने का मतलब है कि प्रोटीन भी आता है ना। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल फॉर्म होगा। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ सिंपल जो फैट के सिंपल फॉर्म है, प्रोटीन का जो सिंपल फॉर्म है, या फिर इवन कुछ सिंपल प्रोटीन्स भी इसमें डिसॉल्व होती हैं। ये जो प्रोटीन है यहाँ जो आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व है, इस प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल समझना है, जानना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रोटीन्स, तो ये अलग नहीं है, प्रोटीन्स उसी की बात है, ठीक है। तो इसका हम जो प्रोटीन वर्ड देते हैं, इसको आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट वो टर्म होगा कि ये बोलना सीख लें कि ये प्लाज्मा प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि सिर्फ डिसॉल्व प्रोटीन की बात हो रही है, वैसे बॉडी में प्रोटीन तो बहुत है। प्लाज्मा प्रोटीन, अब इस प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन्स आती हैं वो देखो, और उनके रोल क्या क्या है वो अपन को समझना है। पहला प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बुमिन, दूसरे को वो नाम है ग्लोब्युलिन, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन, एंड लास्ट वन इज द फाइब्रिनोजन। ये चार प्रोटीन हैं प्लाज्मा में जो मेन प्रोटीन एंड डिसॉल्व स्टेट में रहती है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको समझना है। पहले एल्बुमिन के साथ बात करते हैं। तो ये प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन है, उन सभी प्रोटीन्स में से सबसे ज्यादा प्रपोर्शन ये बनाता है। कौन? प्लाज्मा प्रोटीन्स में से सबसे ज्यादा प्रपोर्शन इसका है, लगभग 4%। जो 6 to 8% लिखा था आपने, उसका 4% तो सिर्फ एल्बुमिन है, ठीक है। तो एक बात ये आपको याद रखनी है। और दूसरी जो बात याद रखनी है, ये एल्बुमिन प्लाज्मा का स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। स्मॉलेस्ट प्रोटीन का मतलब, प्रोटीन वैसे पॉलीमर किसका होता है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, ये सबको पता है। तो कई एमिनो एसिड जुड़ के ऐसे, है ना, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ऐसे कई एमिनो एसिड्स जुड़ के कोई एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है,
तो ये सबसे सिंपल टाइप का प्रोटीन है, मतलब मिनिमम नंबर, या हम कह सकते हैं कि बहुत थोड़े नंबर होते हैं अमीनो एसिड्स के इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 4% पे सवाल बहुत बार आपको मिलेगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो आपने लिखा है स्मॉलेस्ट प्रोटीन, ठीक है, एंड इसका ब्लड में रोल क्या है, इसका ब्लड में रोल क्या है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसका रोल है इट मेंटेन्स ब्लड का ये कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये मेंटेन करता है। अब इसका क्या मतलब है? ऑस्मोसिस समझते हो? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यही समझा हुआ है ना। तो ब्लड में, ब्लड से कोई सोल्यूट बाहर जाना है या ब्लड में वाटर अंदर आना है, तो उसके अंदर अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो ब्लड में पानी आएगा। मैं इसको यहाँ पे बात समझ लो। दो कंटेनर हैं और दोनों सेल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग है ना, ये सिस्टम हमारा दो है। अब अगर मान लेते हैं ये दोनों सॉल्यूशन ए और बी है, आपको वाटर इधर से इधर मूव कराना है, तो एक तो ऑप्शन है ये कि इसको प्योर वाटर के फॉर्म में रख दो, या फिर इन दोनों सॉल्यूशन में इसका सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दो, तब पानी इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ऐसा नहीं करें, सराउंडिंग पे हम नहीं चेंज करें, हम खुद का अपना कुछ चेंज करके, ब्लड ऐसी एबिलिटी रखता है इस एल्बुमिन की मदद से अपना ही खुद कुछ चेंज करके वाटर का हम मूवमेंट करवा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे। ये आपका जो सॉल्यूशन ए है ये ब्लड है, और इसका सराउंडिंग में जो है सॉल्यूशन बी है। ठीक है, बीच में कैपिलरी है जो क्रॉस करा सकती है वाटर को परमिट कर सकती है। तो ये क्या करता है, एल्बुमिन का कंसंट्रेशन बढ़ाया, मतलब क्या है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो ब्लड ऑटोमेटिकली इसमें आ सकता है। एल्बुमिन का कंसंट्रेशन घटाया तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, तो वाटर अपने आप सराउंडिंग के सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा। तो ये एल्बुमिन की मदद से ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो मेंटेन किया जाता है। ये इसका मेन फंक्शन, इसका एल्बुमिन का। इसलिए हमें एल्बुमिन की कमी नहीं होने देनी है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होने देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा वो आप समझ रहे हो, पानी इतना हो जाएगा ब्लड में कि स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। पानी ज़्यादा हुआ तो मतलब क्या, प्लाज्मा का अमाउंट बढ़ा और पानी ज़्यादा तो फिर स्वेलिंग शुरू। तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं होना है और कम भी नहीं होना है। चलो, एक प्रोटीन की बात आपको ये समझ आ गई, वो कौन सा प्रोटीन है, एल्बुमिन। एल्बुमिन का फंक्शन और परसेंटेज एंड इसका साइज। दूसरा वर्ड जो आपको समझना है, दूसरी जो प्रोटीन है दैट इज द, पहले हम बात करेंगे, वैसे लिखा तो ग्लोबुलिन है लेकिन हम पहले बात करेंगे प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन के बारे में। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन लिखो, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो अभी आपको समझ आ जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन, ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी सुना हुआ है? कहाँ सुना हुआ था? ब्लड क्लॉटिंग में ये नाम सुना हुआ था। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन वही है जो आपने वहां सुना हुआ था। ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है प्रोथ्रोम्बिन, परसेंटेज 0.3%। और दूसरा वर्ड, हम दूसरा प्रोटीन था क्या, ये पहला प्रोटीन हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमने बोला था अभी फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ये भी 0.3% पार्ट बनाता है। और इन दोनों का काम एक साथ, ये दोनों साथ काम करते हैं और क्या कराते हैं, वो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, दैट इज अ ब्लड क्लॉटिंग। इनका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। जब भी इंजरी होएगी, इंजर्ड टिश्यूज में ये ब्लड को क्लॉट कराता है, इनका फंक्शन ये बस। अब मैंने दो वर्ड आपको ये सिखाए हुए थे पहले से, अभी और जो नए हैं उनको ये बात समझ के रखनी है। जहाँ पे ये प्रो वर्ड लग जाए किसी भी प्रोटीन के साथ, ये एक्चुअली थ्रोम्बिन प्रोटीन है, प्रो वर्ड, और ये फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन जो आपका ये प्रोटीन है, जेन वर्ड लग जाए, ये प्रफिक्स है,
ये सफिक्स है, कौन सा, प्रो और जेन, ये दोनों टर्म ये डिनोट करते हैं इनएक्टिव नेचर ऑफ प्रोटीन। अब आप सोचोगे कि प्लाज्मा में ये प्रोटीन है तो ब्लड को क्लॉट करा देना चाहिए, बट है तो वो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, इसको एक्टिव फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्जन तब होता है जब टिश्यू इंजर्ड होता है। ठीक है, जब ये एक्टिव होएगा तब क्लॉटिंग होएगी, उसके पहले ये क्लॉटिंग का काम नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लास्ट प्रोटीन थी वो कौन सी थी, ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रोटीन का नाम लिखो, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन बनाता है 2 से 2.5%। हाँ, ये ब्लड प्लाज्मा में इनका परसेंटेज है। अब देखो प्लाज्मा अपने में 100% है, प्लाज्मा का जो भी कंपोनेंट था प्लाज्मा में अकेले 90 से 92% तक तो वाटर है। अब जो बचा 8 to 10% में 4% एल्बुमिन हो गया, 2 से 2.5% ग्लोबुलिन हो गया, 0.3% ये हो गया। उसके बाद जो परसेंटेज बचा वो आयंस है, गैसेस हैं, सॉल्ट्स हैं, तो वो सारा 8 से 10% में ही होगा ना जो उसका सॉलिड कंपोनेंट है, चाहे वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों का इसी परसेंटेज में होगा। हाँ, अब इस ग्लोबुलिन की बात समझो, तो ग्लोबुलिन का पहला तो परसेंटेज याद रख लो। अब जरा एक रिलेशन भी देख लो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का। ग्लोबुलिन और एल्बुमिन इधर 2% और इधर 4%, तो इनका रेशियो 1:2 का होता है ब्लड में। एक तो सवाल ये भी अच्छा है, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 का रेशियो में ये प्रेजेंट होते हैं। ग्लोबुलिन के कई टाइप्स हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। ये 3 टाइप्स के ग्लोबुलिन हैं। अब इन्हीं ग्लोबुलिन्स के बारे में अपन को बात करनी है। पहला अल्फा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन क्या करता है, इसका बॉडी में रोल क्या है, ये नोट करो। ये आपके ब्लड में कॉपर ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, अल्फा ग्लोबुलिन का काम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉपर। दूसरा ग्लोबुलिन क्या है, बीटा ग्लोबुलिन। कौन सा, बीटा ग्लोबुलिन। इसका काम है आयरन ट्रांसपोर्टेशन। आयरन ट्रांसपोर्टेशन, ये आयरन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब लास्ट वाला कौन बचा, गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ब्लड का। इसका काम आपको पता चलते ही आपको लगेगा कि नहीं, हमें तो ये पता होना चाहिए और हमारे में होना भी चाहिए खूब ढेर सारा। इसका काम है एंटीबॉडीज बनाना, इसी प्रोटीन की मदद से एंटीबॉडीज बनती हैं। तो और एंटीबॉडीज से आपको क्या समझ आता है, आपकी इम्यूनिटी याद आती है ना। आपकी इम्यून पावर कितनी बढ़िया होगी वो आपके इसी एंटीबॉडी प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। मीन्स आपकी इम्यूनिटी का जो स्ट्रेंथ है वो आपके इस प्रोटीन पर डिपेंड करता है। तो गामा ग्लोबुलिन क्या करता है वो लिखो, एंटी
बॉडीज। इसी प्रोटीन की मदद से आपकी बॉडी में जितने एंटीबॉडीज बनते हैं वो बनते हैं। और एंटीबॉडीज होते हैं कितने टाइप के आपकी ब्लड में? 5 तरह के। वो हम जब पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम तब बात करेंगे। बट हाँ, ये यही जो आपका गामा ग्लोबुलिन है यही एंटीबॉडी है, एक्ट एज फॉर, अरे भाई जो एंटीबॉडी है दैट इज अ प्रोटीनेसियस मॉलिक्यूल, प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है। इस प्रोटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो एंटीबॉडी बन गया। ठीक है, तो गामा ग्लोबुलिन आपका जो है वो एज अ क्या काम करता है? एंटीबॉडीज की तरह काम करता है। एक और बात आपको ऐड कर लेनी है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन था? एल्बुमिन। तो लार्जेस्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन है दैट इज अ फाइब्रिनोजन। कौन है? फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में सबसे जो बड़े साइज का प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के साथ लिख लो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि एक तो आपका वो परसेंटेज वाला कंफ्यूजन रहेगा। अगर आपके एनसीईआरटी बुक है आपके सामने तो इसमें देखो परसेंटेज लिखा हुआ है, तो ये परसेंटेज जरूर ध्यान रखना। 8 to 10 और 6 to 8 दोनों सही है, बट एनसीईआरटी को ज्यादा प्रेफरेंस पे रखना है 6 to 8%। अब हो गया प्लाज्मा पूरी तरह से खत्म। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए पूरे। अब बचता है आपका क्या? शुरू होगा ब्लड एलिमेंट्स। हेडिंग बनाओ ब्लड एलिमेंट्स। अब ब्लड एलिमेंट्स में हमने नाम आपको बता ही दिया था कौन कौन से ब्लड एलिमेंट्स हैं। ये फिर से लिख लो यहीं पे। पहला, अब बोलो क्या लिखोगे? एरिथ्रोसाइट लिखो। अब आरबीसी बोलना बंद कर दो। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और लास्ट वन इज द थ्रोम्बोसाइट्स। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट के लिए पहला इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या है बोलो भाई? हाँ, आरबीसी। घर वाला नाम इसका क्या है? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी बात याद रखनी है, ये मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल है या ब्लड एलिमेंट है। मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा इसी का ब्लड एलिमेंट्स में नंबर या प्रपोर्शन होता है। इसके बाद सारे होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा पोर्शन ब्लड एलिमेंट्स में इसी का है। अगर आपको काउंट याद हो तो एक नॉर्मल मेल में इसका काउंट कितना होता है? 5 to 5 मेल की बात करें तो 5 to 5 मिलियन, 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। वही अगर फीमेल की बात करते हैं तो 4 to 4.5 मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है, ये मिलियंस में इनका नंबर होता है। और इसके बाद जो WBC और वो आपके प्लेटलेट्स बचे, इनका नंबर थाउजेंड्स में होता है। तो ज़्यादा मेजर पोर्शन किसका हुआ? आरबीसी का। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स हैं या ब्लड एलिमेंट्स हैं। अब इनका नंबर लिखो। एक अच्छा सवाल तो यही बनता है कि नंबर, और ये जनरल नॉलेज की भी बात है, सबका ब्लड रिपोर्ट आता है और कभी ना कभी जरूर करवाना पड़ेगा। और मान लो भगवान ने ऐसा मौका नहीं दिया कि आपको खुद का करवाना पड़ा, लेकिन किसी न किसी का तो करवाना ही पड़ेगा। घर के किसी मेंबर को कोई बीमारी हो गई तो ब्लड रिपोर्ट देखना तो आना चाहिए।
है ना। तो इनका नंबर लिखो, पहले मेल में लिखना, ये हम जो कंडीशन लिख रहे हैं, जो नंबर लिख रहे हैं, ये नॉर्मल एडल्ट के लिए लिख रहे हैं। हेल्दी एडल्ट मेल, पूरा वर्ड लिखो, हेल्दी एडल्ट मेल, हेल्दी एडल्ट मेल में जो नंबर है वो होता है 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ अब ये पर mm³ समझना जरूरी है। ये क्यूब तो समझ आता है सबको, क्या होता है वो आप लूडो खेलते होगे तो आपको पता होगा, ऐसा कुछ है ना, जिसके चारों आर्म्स क्या होते हैं, इक्वल हो, ऐसा ही कुछ होता है। और यहाँ पे वो जो इक्वलिटी की बात है, दैट इज द 1 mm। कितना है? 1 mm। 1 mm का आपको हाइट, विड्थ, लेंथ वो सब कुछ लेना है। किसमें? किसी लिक्विड को नहीं बोलेंगे, हम ब्लड बोलते हैं। ब्लड में आप 1 mm का क्यूब कंसीडर करना है। समझ गए होगे, इमेजिन हो रहा होगा। जैसे मान लो ये एयर, आप ब्लड मान लो, 1 mm का क्यूब इस एयर में हम कंसीडर कर लें। उस 1 mm क्यूब में जितना भी ब्लड होगा उसमें इनका नंबर है कितना। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई भी हमें पहले एक यूनिट मानना पड़ेगा ना, फिर उसे हम नंबर बताएंगे। तो ये एक हेल्दी एडल्ट मेल में ये नंबर है। ऐसे ही हेल्दी एडल्ट फीमेल का नंबर लिखो, 4.5 से 5 मिलियन, 4.5 to 5 मिलियन, 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ये पूरी बात लिख लेना, पर mm³ ऑफ ब्लड। ये ब्लड लिखा, आपको 1 mm का क्यूब लेना है, उसमें ये आपको नंबर मिलेगा। ऐसे ही हेल्दी न्यूबॉर्न का लिखो, हेल्दी न्यूबॉर्न, कोई इन्फेंट है, उसमें क्या नंबर होगा? इनमें नंबर होता है 6.8 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। 6.8 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। इसीलिए देखोगे तो इन्फेंट्स का जो स्किन होता है ना, बड़ा रेड रेड सा दिखता है, क्योंकि आरबीसी का काउंट ही ज़्यादा होता है। ठीक है, हाँ भाई, इन्फेंट तो एक जैसा ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई जेंडर पे कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इन्फेंट है। बाद में डिफरेंसेस होते हैं, जब वो अभी प्यूबर्टी तक भी कोई डिफरेंसेस नहीं होता, प्यूबर्टी एज के बाद ये वेरिएशन आता है ना, जब भी वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये तो हो गई बात नंबर की। अब आरबीसी का नंबर बढ़ भी सकता है, ये तो जनरल नॉर्मल नंबर की बात हो गई, एडल्ट मेल, फीमेल, इन्फेंट में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ज़्यादा हो जाए तो क्या वर्ड हम यूज़ करेंगे, और कम हो जाए तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, वो 2 कंडीशन यहीं पे लिखो नंबर के साथ। अगर नंबर इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, then term is used पॉलीसाइथेमिया। इंक्रीज्ड कंडीशन में वर्ड लिखते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कंडीशन हो जाती है? पॉलीसाइथेमिया। ये तो अच्छी बात है, आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो अच्छी बात है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, आपका स्किन जो है टोन वो रेडनेस की तरफ आ जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखोगे, जो पीले पीले मेढक को रखे हो वो ख़त्म हो जाएगा। और ये कंडीशन आती है, कहाँ आएगी? जब आपने ब्रीदिंग की बात की थी तो हम हिल्स पर भी गए थे, वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर मेनली डिपेंड करता है। जब जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑक्सीजन का कम हो गया, बॉडी एडॉप्ट करने के लिए क्या करेगी? वो ऑक्सीजन तो बना नहीं सकती,
उसको उस कंडीशन में एडजस्ट करना है, बॉडी की डिमांड पूरी करनी है। उसको एडजस्ट करने के लिए आपका बॉडी ये एडजस्टमेंट करता है कि आरबीसी का नंबर ही बढ़ा देता है। आरबीसी का नंबर ही बढ़ा देता है। अब नंबर बढ़ जाएगा तो थोड़ा ही थोड़ा सही, लेकिन सप्लाई तो ऑक्सीजन की हो जाएगी पूरी। एडजस्टमेंट ये होता है जब आप हिल्स पे जाते हो, इस कंडीशन में चले जाते हो, पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में। नॉर्मल काउंट से तब तो आपको पता होगा यार, इसमें ये बताने की बात है। एनीमिया, बस। अब ये एनीमिया की कंडीशन के लिए कई फैक्टर्स हैं। आयरन कम खा लो, विटामिन कम हो जाए, कुछ विटामिन B12 कम हो जाए, ऐसे कई कंडीशंस हैं, या आरबीसी का शेप एबनॉर्मल हो जाए, तो एनीमिया के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। अरे ये वाला इंपॉर्टेंट है यार, उससे उधर दुर्भाग्यपूर्ण वाली कंडीशन में क्यों जाए।